हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और प्लांट बायोकेमिस्ट्री के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत आभार है। जो भी हमारे दर्शक लोग हैं उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट, अमीनो अम्ल। आखिर अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो अमीनो अम्ल में ज्विटर आयन पाए जाते हैं। ज्विटर आयन अर्थात परिवर्तक आयन जो परस्पर विनिमय करते हैं, अर्थात एक अणु से दूसरे अणु के बीच में बंध बनाना, ऊर्जा स्थानांतरण। यह पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। वहीं अमीनो अम्ल की बात करें, अमीनो अम्ल ऐसे समूह हैं जिसपे एक मिथिल समूह, एक कार्बन, एक अमीनो समूह एवं एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। वही बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। एंजाइम वो यौगिक होते हैं जो अपनी अनुपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया को की दर को बढ़ा सकते हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। यह माध्यम का कार्य करता है, अर्थात राइबोजाइम अभिक्रिया होती तो उस पर आरएनए के रूप में एंजाइम काम करता है। वहीं एंजाइम के गुण की बात करें तो ये विशिष्ट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। अब एंजाइम पीएच पर निर्भर होते हैं। एंजाइम को फैक्टर की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम के निर्माण की बात करें तो एंजाइम में कई प्रकार आते हैं। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम वह एंजाइम जो केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम वह होता है जिसपे एपो एंजाइम और कोफैक्टर लगे होते हैं। आखिर कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज मैग्नीशियम तत्वों का एक यौगिक होता है। वहीं को एंजाइम की बात करें तो को एंजाइम में एनडीए, एफएडी और सीओ जैसे समूह उपस्थित होते हैं। वर्गीकरण की बात करें तो रेडॉक्स एंजाइम, वर्गीकरण की बात करें तो एंजाइम कई प्रकार के होते हैं। पहला रेडॉक्स एंजाइम, ऐसे एंजाइम जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम, ऐसे एंजाइम जिनके द्वारा कोई समूह स्थानांतरण करते हैं। वहीं बात करते हैं जल अपघटनीय एंजाइम की, ऐसे एंजाइम जिनके अपघटन से जल मुक्त होता है, अर्थात जिनका जल अपघटन करने पर उससे जल निर्मुक्त होता है। आइसोमेरिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो अपनी संरचना में परिवर्तन करते हैं। लाइगेज एंजाइम, यह एटीपी की मदद से अन्य अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। इसके क्रियाविधि की बात करें तो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के आधार पर अपनी क्रियाविधि को समझाता है, अर्थात एंजाइम और क्रियाधार। आखिर एंजाइम और क्रियाधार, जब एंजाइम और क्रियाधार मिलते हैं तो उससे एंजाइम और क्रियाधार का संयुक्त रूप बनता है, जिसके पश्चात एंजाइम और उससे उत्पादित उत्पाद प्राप्त होता है। यह ताला चाबी मॉडल पर आधारित है। एक विशेष एंजाइम का विशिष्ट क्रियाधार होता है, अर्थात एक ताले का कोई एक चाबी होगी। यदि ताला दूसरा होगा तो वो चाबी नहीं लेगी। ठीक उसी प्रकार से एंजाइम में विशिष्ट साइट होती है, स्पेशल साइट होती है, जिसपे स्पेशल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का यूज होता है। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में योग करते हैं तो उसके कुछ समय पश्चात एक नए उत्पाद का निर्माण होता है और सबस्ट्रेट अलग हो जाता है। वहीं न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, ऐसा पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। आरएनए की बात करें तो यह वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए की बात करें तो यह जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। वहीं डीएनए की बात करें, डीएनए दो तत्वों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजनी क्षार एवं फॉस्फेट समूह होते हैं। वहीं न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो पेंटोज के साथ नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। डीएनए प्यूरिन, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, 5 प्यूरिन, प्यूरेन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन आते हैं।
वहीं पिरिमिडीन पिरिमिडीन के अंतर्गत थायमिन साइटोसिन आते हैं। वहीं आरएनए की बात करें तो साइटोसिन की जगह यूरेसिल ले लेता है। वहीं डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए द्विकुंडलित संरचना होता है जो 5 डैश तो 3 डैश होता है, अर्थात 5 डैश से 3 डैश एक रेशा होता है, एक धागा नुमा संरचना, और 3 डैश टू 5 डैश एक रेशा होता है। जब दोनों मिश्रित होते हैं तो डीएनए निर्मित करते हैं। इस मॉडल को क्रिक एवं वाटसन मॉडल कहते हैं। क्रिक एवं वाटसन का डबल हेलिक्स मॉडल। वहीं आरएनए की बात करें तो यह एक सिंगल स्ट्रैंड होती है। सिंगल स्ट्रैंड एक एकल संरचना पाई जाती है। इनमें थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एसआरएनए। आरएनए 4 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए मैसेज देता है, टीआरएनए मैसेज को ट्रांसफर करता है, एसआरएनए सिंथेस निर्माण करता है। वहीं आरआरएनए राइबोज आरएनए होता है जो कंडीशन उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की बात करें तो यह एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 जैव निर्माण के माध्यम से बनता है। चाहे ग्लाइकोलिसिस की बात हो, तो ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट अम्ल, पाइरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम है। उसके पश्चात टीसीए चक्र चलता है, जिसके बाद ईटीसीए और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोग्लिसरेट एसिड प्राप्त होता है। वहीं इस पे मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की बात करें तो यह पदार्थ निर्माण करता है। वहीं कैटाबॉलिज्म की बात करें तो यह पदार्थ का विघटन करता है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट अणु के रूप में रूपांतरित करता है। कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। वहीं ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज, 2 एटीपी, 2 पाइरुविक अम्ल एवं 2 एनएडीएच की अभिक्रिया कराने पर 2 पाइरुवेट, 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, 2 जल के अणु एवं 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस निर्मित होते हैं। आरंभ में 2 एटीपी खर्च होते हैं, बाद में 4 एटीपी खर्च होते हैं। वहीं इसके अपरिवर्तनीय चरण की बात करें तो ग्लूकोज जिससे G6 फॉस्फेट निर्मित होता है, इस पे ग्लूकाइन एंजाइम कार्य करता है, ग्लूकोकाइन। वहीं एटीपी खर्च कर ग्लूकोज को पकड़ने में कार्य करता है। वहीं बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो पाइरूवेट को एसिटिल को एंजाइम ए में बदल देता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पाइरूवेट एनएडीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से निर्मित होता है। ग्लूकोज में 2 पाइरूवेट बनते हैं, 2 पाइरूवेट से 2 एनएडीएच प्राप्त होते हैं। वहीं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के जरिए एनएडीएच और एसिटाइल को एंजाइम ए को इनहिबिट करते हैं, जो एडीपी और कैल्शियम आयन सक्रिय कर देते हैं। तो अब बात करते हैं क्रेब्स चक्र की। टीसीएच साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रेब्स चक्र क्या होता है? क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यूकैरियोट्स में होता है। यह एसडीएच अंतःपरत पर होता है। क्रेब्स चक्र में एसिटाइल को एंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे एनएडीएच और एफएडीएच2 और जीटीपी का निर्माण होता है। एक एसिटाइल को एंजाइम कुछ ऊर्जा अणु निर्मित करता है, जिससे 3 एनएडीएच, 1 एफएडीएच3 और 1 जीटीपी और 2 कार्बन निर्मित होते हैं। एसिटाइल को एंजाइम की अभिक्रिया ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल के साथ करते हैं तो सिट्रेट बनता है। सिट्रेट 6 कार्बन का होता है। एसिटाइल को एंजाइम में 4 कार्बन का होता है। ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल 4 कार्बन का होता है। एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन का होता है। जब 2 और 4 की अभिक्रिया होगी तो 6 कार्बन वाला सिट्रेट अम्ल प्राप्त होता है।
सिट्रेट आइसोसिट्रेट के कारण होता है। वहीं आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ NADH निर्मित होता है, जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड की बात करें तो यह सक्सीनिक अम्ल सक्सीनिक को एंजाइम एक बनता है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और NADH के साथ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज निर्मित होता है। वहीं सक्सीनिन को एंजाइम ए की बात करें तो यह सक्सीनेट और GTP निर्मित करता है। सक्सीनेट फ्यूमरेट और FADH2 निर्मित करता है। वहीं फ्यूमरेट की बात करें तो यह मिलेट निर्मित करता है। मिलेट की बात करें तो यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और NADH प्राप्त निर्मित करता है। अब बात करते हैं क्रेब्स चक्र के नियमन के, आखिर इसका रेगुलेशन किस प्रकार होता है। तो इसके नियमन में आइसोसिट्रेट और डिहाइड्रोजिनेज TCA का प्रमुख नियामक बिंदु है। ATP और NADPH इनहिबिट करता है, जिससे ADP सक्रिय होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलेट चक्र की। ग्लाइकोलेट चक्र क्या होता है। ग्लाइकोऑक्जिलेट ग्लाइऑक्जिलेट चक्र क्या होता है। यह पौधों, कुछ बैक्टीरिया व फफूंदों में पाया जाता है, लेकिन जानवरों में नहीं पाया जाता, क्योंकि इस पे क्लोरोप्लास्ट का अहम योगदान होता है। अगर इसके इस प्रक्रिया के स्थान की बात करें तो यह पौधों में ग्लाइऑक्सीसोम्स, जो विशेष ऑक्सीसोम्स अंग की तरह कार्य करता है, उस पर पाया जाता है। TCA की महत्व की बात करें तो यह TCA के ग्लाइकोऑक्जिलेट के महत्व की बात करें तो यह TCA, जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्रेब्स साइकिल के डीकार्बोक्सिलेशन के चरणबद्ध कर डीकार्बोक्सिलेशन की अभिक्रिया को चरणबद्ध कर कार्बोहाइड्रेट और संश्लेषण के लिए कार्बन बनाता है। अब बात करते हैं ऑयल रिच सीड्स में, जो लिपिड प्राप्त करता है, इस पे शर्करा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बीज का आधार कभी भी शर्करा नहीं होती जर्मिनेशन वैल्यू के लिए। अब बात करते हैं अवधारणा की। आइसोसिट्रेट सक्सीनेट और ग्लाइको ऑक्जिलेट ICL द्वारा ग्लाइकोऑक्जिलेट और एसिटाइल को एंजाइम ए निर्मित करता है, जिसके पुनः अभिक्रिया के फलस्वरूप मैलेट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। इस पे NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रसार से हाइड्रोजन प्लस पंपिंग करता है और प्रोटॉन में ग्रेडियंट बनाता है, प्रोटॉन अणुओं को निर्माण करता है। अब बात करते हैं ATP निर्माण की। ATP निर्माण कॉम्प्लेक्स पंचम चरण में होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का उपयोग करके ATP निर्मित होता है, जो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के अंतर्गत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इसके पश्चात जल निर्मित होता है। अब ऊर्जा निर्माण की बात करें तो एक ग्लूकोज अणु से 30 से 32 ATP अणु निर्मित होते हैं। इसका आधार है शटल। शटल का मतलब द्वार। माइटोकॉन्ड्रिया में के आंतरिक झिल्ली में जितने भी चैनल होंगे, उनके आधार पर ATP निर्मित होते हैं। आधुनिक परिकल्पना के आधार पर बात करें तो आधुनिक परिकल्पना में एक NADH से 2.5 ATP 2.5 ATP निर्मित होती है और एक FADH2 से 1.5 ATP निर्मित होती है। वहीं पूर्व में जो पूर्व परिकल्पना है, पुरानी परिकल्पना, उससे अनुमानित ATP की बात करें तो 38 ATP निर्मित होती है। तो धन्यवाद। यहीं से आपका पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 2 समाप्त होता है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस पॉडकास्ट सीरीज को देख रहे हैं तो आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोकेमिस्ट्री में ज़रूर ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे
जो आपको सुना-सुना लगेगा और आप अच्छे से लिख सकेंगे।